अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टा की आईडी मौजूद है। अगर आपने कोई भी वीडियो हमें सजेस्ट करनी हो तो उसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में इंस्टा की आईडी पे दे दें। तो आज की हमारी वीडियो है भूपिया पुल। आज की हमारी वीडियो है लक्षद्वीप। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट लक्षद्वीप। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर महिलाओं की जगह पुरुषों को विदाई दी जाती है और यहाँ शादी के बाद पुरुष अपनी पत्नी का सरनेम अपनाते हैं। एक ऐसी जगह जिसे पाकिस्तान ने अपने कब्जे में करने की कोशिश की। ये जगह अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ साफ नीला पानी और समुद्र तट पर बिछी हुई चमकती हुई सफेद रेत हर साल लाखों सैलानियों को आकर्षित करते हैं। क्या आप अंदाजा लगा पाए हम किस जगह की बात कर रहे हैं? ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अब शायद आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप के बारे में। आपको बता दें कि लक्षद्वीप हमेशा से ही भारत का हिस्सा नहीं था। तो फिर ये भारत में कब और कैसे शामिल हुआ, और लक्षद्वीप का कल्चर और इतिहास क्या है? क्यों बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ आना पसंद करते हैं? इस आइलैंड पे कौन कौन सी जगह आप घूमने जा सकते हैं? इन सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बता दें कि कवराती आइलैंड लक्षद्वीप की राजधानी है और यहाँ के सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से भी एक है। यहाँ पर बैठकर आप प्रकृति के खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं। शांत वातावरण के बीच समुद्र के पानी की लहरों की आवाज आपको अलग ही दुनिया में होने का एहसास कराएगी। यहाँ चारों तरफ खूबसूरत नारियल के पेड़ देखने को मिलेंगे। लक्षद्वीप संस्कृत और मलयालम भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका मतलब होता है 1,00,000 द्वीप, यानी ये आइलैंड कई सारे द्वीपों से मिलकर बना है। लक्षद्वीप असल में 36 आइलैंड्स का एक समूह है, लेकिन इनमें से सिर्फ 10 आइलैंड्स पे ही लोग रहते हैं और बाकी आइलैंड्स पूरी तरह से वीरान पड़े हुए हैं। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका कुल क्षेत्रफल मात्र 32.62 वर्ग किलोमीटर है, यानी आप कुछ दिन में पैदल ही ये पूरा द्वीप घूम सकते हैं। लक्षद्वीप की आबादी 65,000 के आसपास है। इस केंद्र शासित प्रदेश की ज्यादातर आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। एक आइलैंड होने के बावजूद लक्षद्वीप का लिटरेसी रेट काफी अच्छा है। यहाँ लगभग 92% लोग लिटरेट हैं। इतिहासकारों के मुताबिक एक समय पर लक्षद्वीप मालदीव्स का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद लंबे समय तक ये एक स्वतंत्र राज्य बना रहा। सन 1956 में लक्षद्वीप को भारत की सीमा के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसमें भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान अहम रहा था। लक्षद्वीप को पहले मिनिकॉय, लकडाइव और अमिनिडिवी आइलैंड के नाम से जाना जाता था। बाद में 1 नवंबर 1973 को इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया और तब से लेकर आज तक इसे लक्षद्वीप के नाम से ही जाना जाता है। लक्षद्वीप का इतिहास काफी पुराना है। कहा जाता है कि यहाँ पर लगभग 2200 सालों से लोग रह रहे हैं। वहीं 11वीं शताब्दी के दौरान चोला साम्राज्य द्वारा भी इस जगह पर शासन किया जा चुका है। मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के कारण पाकिस्तान ने काफी समय तक लक्षद्वीप को अपने अधीन करने की कोशिश भी की थी, लेकिन भारत के आगे उसकी एक न चल सके। दोस्तों अगर आप कुछ समय प्रकृति के नजदीक सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो लक्षद्वीप को अपने विश लिस्ट में जरूर शामिल करें। यह आइलैंड आपको पूरी तरह मालदीव्स का एहसास कराएगा, यानी कम बजट में मालदीव्स का आनंद लेना हो तो लक्षद्वीप आ सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के संग, दोस्तों के संग या फिर पार्टनर के साथ आ सकते हैं। आप चाहे किसी के भी साथ आएं, यहाँ आपको भरपूर मनोरंजन मिलेगा। शहर के शोर शराबे से दूर असली शांति का अनुभव होगा यहाँ पर, जहाँ आकर आप तनाव और काम धाम की टेंशन से कुछ समय के लिए ही सही लेकिन मुक्ति जरूर पालेंगे। लक्षद्वीप में आपको शानदार समुद्री तटों के अलावा हरे भरे जंगल, शानदार रिजॉर्ट्स और नारियल के पेड़ों से लेकर खूबसूरत कोरल रीफ्स आदि देखने को मिलेंगे। लक्षद्वीप में आप कई प्रकार के स्पोर्ट्स एडवेंचर का मजा ले सकते हैं। आपको अगर स्कूबा डाइविंग करना पसंद है तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया जगह है। आपको यहाँ बिल्कुल साफ पानी के अंदर बाहर से ही मछलियाँ तैरती हुई नजर आएंगे। साथ ही कई खूबसूरत मछलियों से लेकर समुद्री जीवों को उनको नेचुरल हैबिटेट में देखने का अनुभव बिल्कुल अलग ही होगा। इसके अलावा यहाँ पर काइट फ्लाइंग, बोटिंग, कायाकिंग, पैराग्लाइडिंग, मछली पकड़ने जैसी कई एडवेंचर एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको भी एडवेंचर पसंद है तो लक्षद्वीप के लिए अभी से बैकपैक करना शुरू कर दीजिए। लक्षद्वीप के मूल निवासी ज्यादातर आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। केरल के नजदीक होने के कारण यहाँ पर केरल की संस्कृति और कल्चर का प्रभाव भी काफी देखने को मिलता है। केरल में मनाए जाने वाले त्योहार लक्षद्वीप में भी मनाए जाते हैं। साथ ही लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भी मलयालम ही है। बता दें कि लक्षद्वीप आइलैंड की अपनी कोई विधानसभा, कोर्ट
या मुख्यमंत्री नहीं है। लक्षद्वीप का जुरिस्डिक्शन केरल कोर्ट के अंतर्गत ही आता है। साथ ही इस पूरे इलाके में सिर्फ एक सांसद है जो हर 5 साल में चुना जाता है। यहाँ का ज्यादातर काम ग्राम पंचायत द्वारा ही किया जाता है। हाल के समय में लक्षद्वीप में कुल 10 ग्राम पंचायत काम कर रहे हैं। यहाँ पर कुल 9 पुलिस स्टेशन और 2 पुलिस चौकी हैं, जिनमें लगभग 350 पुलिस कर्मचारी कार्यरत हैं। ये पुलिस कर्मचारी ज्यादातर यहाँ आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। जनसंख्या कम होने के कारण यहाँ मारपीट और मर्डर जैसे मामले बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों, लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर कृषि पर निर्भर करती है। नारियल के अलावा यहाँ पर इमली, बादाम और बीटल नट्स का भी उत्पादन होता है। यहाँ नारियल को प्रोसेस करके नारियल का तेल और नारियल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। लक्षद्वीप आने वाले तमाम सैलानी नारियल से बने ताजा प्रोडक्ट्स जरूर खरीदते हैं। यहाँ आने के बाद अगर आपने नारियल से बनी चीजों की खरीदारी नहीं की तो समझो आपकी शॉपिंग अधूरी रह गई। कृषि के अलावा यहाँ पर मछली का कारोबार भी बड़े पैमाने पे किया जाता है और भारत के कई राज्यों में लक्षद्वीप से मछली की सप्लाई की जाती है। साल भर में लगभग 1 लाख टन टूना मछलियों का व्यापार लक्षद्वीप आइलैंड के जरिए किया जाता है। इन सब के अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री भी यहाँ के लोगों की आय का एक मुख्य स्रोत बन गई है। आपको बता दें कि लक्षद्वीप में पहले शुक्रवार के दिन छुट्टी मनाई जाते थे, क्योंकि शुक्रवार के जुमे की इस्लाम धर्म में काफी अहमियत है। लेकिन कुछ समय पहले ही देश और दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ पर छुट्टी शुक्रवार की जगह रविवार के दिन शिफ्ट कर दी गई। दोस्तों, लक्षद्वीप की हवा इतनी साफ है कि यहाँ जाने के बाद आपका वापस आने का मन ही नहीं करेगा। शहरों से दूर ताजी हवा में कुछ पल बिताकर आपको पता चलेगा कि जिंदगी किसे कहते हैं और साफ हवा में सांस लेकर कितना अच्छा महसूस होता है। लक्षद्वीप के लोगों की दरियादिली भी आपका दिल जीत लेंगे। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी में माहिर माने जाते हैं। अक्सर पीक सीजन में अलग अलग आइलैंड्स पे पर्यटकों के स्वागत का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भारतीय परंपरा के अनुसार सैलानियों का स्वागत किया जाता है। दोस्तों, हम तो ऐसे ही जानते हैं कि विदाई के बाद लड़की लड़के के घर जाते हैं, या फिर अभी तक तो यही सुना था। सदियों से यही परंपरा चली आई है कि शादी के बाद लड़के के माता पिता अपनी बेटी की विदाई करते हैं और फिर उसे पूरी जिंदगी अपने पति के घर पे ही रहना होता है। लेकिन लक्षद्वीप में ये रिवाज नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर शादी के बाद लड़का अपने ससुराल जाता है और घर जमाई बन के रहता है। इतना ही नहीं, पत्नी का सरनेम भी लड़के को अडॉप्ट करना पड़ता है। अगर आप लक्षद्वीप जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ आप समुद्र मार्ग या फिर हवाई मार्ग के जरिए पहुंच सकते हैं। आपको भारत के सभी प्रमुख शहरों से अगाते एयरपोर्ट तक की सीधी उड़ान मिलेगी। सबसे ज्यादा उड़ान यहाँ कोरल के कोच्चि शहर से आती है। इसके अलावा अगर आप समुद्र मार्ग के जरिए लक्षद्वीप आना चाहते हैं तो भी कोच्चि शहर से ही आपको सुविधा मिलेगी। कोच्चि और लक्षद्वीप के तटों के बीच लगभग 400 किलोमीटर का फासला है और यहाँ तक का सफर तय करने का असली मजा शिप में ही आता है। शिप में आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगे। पूरे सफर के दौरान समुद्र के खूबसूरत नजारों का लुत्फ आप उठा सकते हैं। समुद्र के जरिए आप सबसे पहले अगाती आइलैंड पे ही कदम रखेंगे। अगाती आइलैंड इतना छोटा है कि आप चंद घंटों में पैदल ही घूम सकते हैं। यह आइलैंड 8 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस आइलैंड पे जाने के बाद यहाँ का लोकल फूड जरूर ट्राई करें। आपको यहाँ ड्राइड एंड स्मोक्ड टूना का लाजवाब स्वाद मिलेगा और वेजिटेरियंस के लिए भी यहाँ कई लाजवाब पकवान मिलेंगे। मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप का एक और प्रमुख आइलैंड है। इस आइलैंड का मुख्य आकर्षण का केंद्र एक लाइट हाउस है, जिसकी स्थापना सन 1885 में हुई थी। इस लाइट हाउस के ऊपर से आप पूरे लक्षद्वीप के खूबसूरत नजारे देख सकते हैं। साथ ही लाइट हाउस के ऊपर जो मीठी मीठी समुद्री हवा का एहसास होगा, उस आनंद को शब्दों में बयान करना संभव नहीं है। मिनिकॉय आइलैंड को लक्षद्वीप की लोकल लैंग्वेज में मलिको भी कहा जाता है। ये पूरे आइलैंड का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। यहाँ पर आप सफेद रेत के बीच जमकर मौज मस्ती कर सकते हैं। साथ ही बोट राइडिंग का मजा भी आप मिनिकॉय आइलैंड पे ले सकते हैं। वैसे तो लक्षद्वीप के सभी आइलैंड्स पे सनसेट और सनराइज के खूबसूरत नजारे देखे जा सकते हैं, लेकिन जो बात बंगाराम आइलैंड की है वो अन्य किसी आइलैंड की नहीं है। पूरे लक्षद्वीप में सबसे खूबसूरत सनराइज और सनसेट का नजारा आपको इसी आइलैंड पे देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर स्कूबा डाइविंग के साथ साथ डॉल्फिन्स और अन्य मछलियों के साथ तैरने का मौका भी आपको मिलेगा। वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं तो कल्पेनी आइलैंड और कदमत आइलैंड को अपनी विश लिस्ट में जरूर शामिल कीजिएगा। यहाँ पर आप स्कूबा डाइविंग से लेकर पैराग्लाइडिंग और कायाकिंग तक लगभग सभी प्रकार के एडवेंचर्स का मजा ले सकते हैं। अगर आप समुद्री जीवों और समुद्र की दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो लक्षद्वीप की राजधानी में स्थित कारावती आइलैंड पे बने मरीन म्यूजियम की सैर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर कई बड़े बड़े म्यूजियम्स हैं जिनमें सैकड़ों प्रकार के समुद्री जीवों की प्रजाति देखने को मिलेगी। इनमें से कई प्रजातियां ऐसी हैं जो आपको लक्षद्वीप में तो क्या पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही समुद्र की गहराइयों में क्या क्या राज छिपे हैं, इन सब के बारे में भी इस म्यूजियम में आपको जानने का मौका मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीयों के लिए इस म्यूजियम का टिकट सिर्फ 15 रुपए का रखा गया है। लक्षद्वीप में एक अजीब नियम यह है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति यहाँ आकर जमीन नहीं खरीद सकता। सिर्फ लक्षद्वीप के लोगों को ही यहाँ पर जमीन खरीदने की अनुमति है और इस नियम को भारत सरकार ने भी मान्यता दे रखी है। लक्षद्वीप में वैसे तो कई आइलैंड्स हैं,
लेकिन बंगाराम द्वीप के अलावा अन्य किसी भी आइलैंड पे शराब पीना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है और जुर्माना लगाया जाता है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर कोई भी पर्यटक बिना कपड़ों के नहीं घूम सकता। अगर आप भारतीय हैं तो लक्षद्वीप के किसी भी आइलैंड पे घूमने जा सकते हैं, लेकिन विदेशी सैलानियों को यहाँ सिर्फ 3 ही द्वीपों पे जाने की अनुमति होती है। इससे ज्यादा द्वीप पे जाने के लिए कोच्चि या फिर लक्षद्वीप प्रशासन से अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर कराने होते हैं। हालांकि ये काम ज्यादातर टूरिस्ट गाइड्स आसानी से करा देते हैं। लक्षद्वीप क्योंकि भारत का ही एक हिस्सा है, इसलिए यहाँ जाने के लिए किसी भी प्रकार के वीजा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस आइलैंड पे घूमने का खर्च लगभग 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति आएगा। इसमें आने जाने का किराया शामिल नहीं है। वैसे तो एरोप्लेन और जहाज दोनों ही माध्यम से लक्षद्वीप तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास समय है तो शिप के जरिए इस आइलैंड तक का सफर तय करें। साथ ही यहाँ जाने के लिए अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े जरूर लेकर जाएं, क्योंकि समय समय पर आपका मन समुद्र के साफ पानी में जाने का करेगा, जिसकी वजह से आपके कपड़े बार बार गीले हो जाएंगे। और साथ ही दोस्तों, आप सनग्लासेस ले जाना बिल्कुल ना भूलें। साफ पानी के साथ साथ कड़कती धूप भी आपका यहाँ स्वागत करेगी। हालांकि आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा, लेकिन सफेद रेत से रिफ्लेक्ट होने के बाद सूरज की रोशनी जब आपकी आंखों में पड़ेगी तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगे, इसलिए सनग्लासेस जरूरी हैं। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत आइलैंड लक्षद्वीप। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप में से अगर कोई है लक्षद्वीप से तो हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमें बताएं कि आज के वीडियो में आपको लक्षद्वीप की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो लक्षद्वीप, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। जी जनाब। अच्छा, इन्होंने जैसे कि पूछा कि आपको पूरी वीडियो में सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात या सबसे ज़्यादा खास बात क्या लगी लक्षद्वीप के हवाले से। मुझे इनका इतिहास लगा जो 2200 साल पुराना है, मतलब 2200 साल पुराना इतिहास। फिर इनका मिलना भी एक तरीके से मैं कहूँगी कि कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रह गया कि किस तरीके से जब यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा थी और फिर दूसरे ये काफ़ी दिनों तक अकेला ही रहा, उसके बाद इसने इल्हाक कर लिया, या वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल रहा इसको इंडिया में दाखिल करने में या इंडिया में मिलाने में। और इंडियंस जाते हैं यहाँ पे तो उनके लिए सब कुछ अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए। और 15 रुपये का, महज 15 रुपये का टिकट, मतलब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। फिर एक और चौंका देने वाली बात जो मुझे लगी वो ये कि लक्षद्वीप का जब उन्होंने मीनिंग बताया, मलयालम ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे और 35 आइलैंड से मिलकर बना है। यानी कोई एक, मैं अब तक ये समझती थी एक आइलैंड है, एक जजीरा है कि मुख्तलिफ किस्म के जजीरे हैं। किस कंट्री के करीब है ये? कौन सी? नेपाल के? नहीं, केरला के करीब है, स्टेट बता। इधर तो केरला के करीब है, दूसरा एक कंट्री था पहले, काफ़ी अर्सा उस कंट्री का भी हिस्सा रहा है ये बोला। सिटी से जा सकते हैं, केरला के करीब है, 35 जजीरों से मिलकर बना है। जो मुझे जो अच्छी बात लगी वो ये लगी कि सबसे पहले तो जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए कुछ आइलैंड फिक्स कर दिए, यानी हर जगह नहीं जा सकते। उसकी वजह ये है कि सिक्योरिटी वाला मामला भी होता है कि ज़्यादा सिक्योर करना पड़ता है इनको, ठीक है ना, इनके लिए ज़्यादा सिक्योरिटी का मसला ना बने। दूसरी चीज़ ये है कि फिर उनका जो माहौल है, उनकी जो ड्रेसिंग है, फिर उनका जो कल्चर है, उस हिसाब से वहाँ पे अपना एक वक्त गुजार सकते हैं, ड्रेसिंग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे ज़्यादा रिवीलिंग ना हो। हाँ, मतलब जितना भी वो रिवील करना चाहते हैं वो उन 1-2-3 जजीरों में जा सकते हैं, जो 3 आइलैंड में जा सकते हैं। क्योंकि देखिए मुस्लिम आबादी है, ठीक है, बात को समझिएगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लॉ बनाए होंगे कि यार ये तो बाहर के लोग आ रहे हैं, ये तो हमारा माहौल ख़राब कर रहे हैं। लेकिन 1-2 जजीरों के साथ ही उन्होंने ये बात भी आगे मतलब इंक्लूड कर दी थी कि आप परमिशन लेकर जा सकते हो वहाँ के जो, लेकिन उस परमिशन में फिर वो शर्तें होंगी, कुछ शर्तें होंगी, ठीक है ना, लेकिन जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मना नहीं है, लेकिन ये कि वो जो लॉ होंगे रोक लगा दिए उन्होंने, बाकी वो आप बातचीत करके जा सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात हम भूल गए, वाइन का मना है वहाँ पे। वाइन नहीं, मतलब कि जाहिर सी बात है कोई दंगे फसाद ना हो, वाइन पी के कोई मसले मसाइल ना हो। वैसे भी शराब नोशी वगैरह के तो वैसे ही रेस्ट्रिक्शन, मैं हैरान होती हूँ उन लोगों को देखकर। चले हम ये कहते हैं हम अपने मजहब के पैरोकार हैं तो हम ये करते हैं वो करते हैं, हमें शराब, जुआ, झूठ ये सब मना है, ये बेसिक चीज़ें हैं हमारे मजहब की। और ये हर चीज़ वीडियो देखी, ये हर जगह में मना है। मैं आपको बताती हूँ, मैं हिल गई। मैंने एक वीडियो देखी, एक लड़की की ऐसी फेसबुक पे वीडियो, वो इंडियन ब्लॉगर ही था, तो वो केरला में आई थिंक बनने वाला कोई मशरूब था जिसकी पूरी वीडियो दिखा रहा था। तो जब उसने पूरी वीडियो दिखा दी तो उसके बाद उसके हाथ में ग्लास था, तो मैं समझी अब ये टेस्ट करेगा, तो उसने टेस्ट नहीं करा। तो कहने लगा कि क्योंकि ये ऐसी है, क्योंकि मैं इसको नहीं पी सकता क्योंकि शराब या इससे नशा होता है या इसमें अल्कोहल जो भी एक्साइज, तो मैं इसे नहीं पी सकता।
और क्या कहते हैं व्यूवर्स आप ऐसे ही देख लो, मुझे मेरा दिल इतना बड़ा हुआ ये सोच के कि यार हम क्या थॉट लगाते हैं कि भाई हम हैं, बाकी सारे मसाइल में तो ये चीज़ें इतनी नहीं है, इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, होगी थोड़े बहुत लोगों के को फॉलो करते होंगे, नहीं पीते होंगे, लेकिन ज़्यादातर पीते होंगे। और जो हमने ड्रामाज वगैरह में भी ज़्यादा देखा है कि जी शराब वगैरह बहुत आम है, तो उस वक्त मुझे लगा कि नहीं भाई जो दिखता है ज़रूरी नहीं है वैसा ही हो, ड्रामाज वगैरह में जो दिखता है ज़रूरी नहीं है वो रियलिटी हो मूवीज़ में, तो ऐसा नहीं है। उनके यहाँ भी इस चीज़ पे मुमानियत है, बुरा समझा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक बैती बहुत ही नाम तो इसका हमने बहुत सुना था, आज तो मैं कहता हूँ थोड़ी सी और डिटेल से हमें पता चला कि ये बहुत सारे आइलैंड से मिलके बनी हुई एक जगह है, और किसी ज़माने में पाकिस्तान ने भी कोशिश की कि ये हमारे कंट्रोल में आ जाए, शायद मेरे ख्याल में 73 से पहले की बात होगी, मुझे ऐसा लग रहा है सही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश भी था, तो अब तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी कोई कोशिश भी नहीं होगी कि, क्योंकि बांग्लादेश भी नहीं है तो कोशिश भी नहीं होगी। अच्छा, अजीबोगरीब बात ये थी सबसे ज़्यादा जो मुझे वीडियो की लगी उन दोनों के अलावा, कि यहाँ रुखसती में लड़का जाता है लड़की के घर, ये एक यूनिक, बहुत ही यूनिक ये पता है बहुत पुराना कॉन्सेप्ट होगा, ये सदियों से चलता हुआ आ रहा होगा, क्योंकि पहले भी था ऐसा ये था? नहीं होगा, ये सदियों पहले वाला ही है जो अब तक चेंज नहीं हुआ, मैं जहाँ तक समझता हूँ। चेंज हो गया ना, अब तो ये है कि लड़की जाती है, आप क्या नहीं उनके हाँ यही चलता हुआ आ रहा होगा जी। जैसे अब मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको, ज़्यादातर जितने भी कबीले होते हैं ना, ट्राइबल होते हैं, ये ज़्यादातर जजीरे होते हैं, ये ज़्यादातर दुनिया से कटे हुए होते हैं, तो इन पर बाहर की दुनिया का इतना असर नहीं होता, ये अपने पूर्वजों से दादा परदादाओं के कहने पे चलते हैं, भी रसूमात उन्हीं को लेकर उनको मतलब कट्टर तरीके से, यानी कि मेरे बाप दादा ने ये कहा है तो मैं अपने बच्चों को ये सिखाऊंगा, फिर वो बच्चे भी कहते हैं कि मेरे अब्बू ने ये कहा है तो मैंने भी वही करना है, को फॉलो करना है, और फिर बाहर की दुनिया का असर इन पे कम होता है। बाहर की दुनिया क्योंकि एक तो पहले ही पानी की वजह से कट जाते हैं, अब सहूलतें बढ़ गई हैं, अब जहाज़ का सफ़र हो गया है, अच्छी से अच्छी तेज़ कश्तियाँ बोट्स बन गई हैं, तो किसी ज़माने में तो मैं कहता हूँ कि किसी ज़माने में तो इन्होंने अपना खाया होगा, अपना उगाया होगा, सब मतलब यही ज़िंदगी होगी इनकी जो है, लेकिन अब दुनिया आ रही है तो इन नई दुनिया भी देखी। अच्छा, एक तो टूरिज़्म सेक्टर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा मतलब टूरिज़्म इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और दूसरा मुझे लगा मतलब मैं कारोबार के हवाले से कह रही हूँ या कमाने के हवाले से कह रही हूँ, सोर्स ऑफ अर्निंग, और दूसरा मुझे लगा ये मछलियाँ वगैरह जो है ये इनका मतलब बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होंगे, जाहिर सी बात है जब टूरिस्ट आते होंगे तो उनको सहूलियत देने के लिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होंगे, तो आप वो वहीं का लोकल खाना इंजॉय करें, तो ये फिशेज़ वगैरह का भी ज़्यादा बिजनेस रहता होगा वहाँ। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि जाहिर से जितने भी सी साइड्स हैं या समुद्र, तो वहाँ पे मछली का तो सबसे पहले काम होता है। अच्छा, फिर ये कि मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ भी सी साइड हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे पता नहीं सी साइड में क्या है ज़मीन के अंदर कि नारियल नहीं उगता। नारियल नहीं उगता मतलब दुनिया के जज़ाहिर में सी साइड पे नारियल के दरख्त, सी साइड पे नारियल के दरख्त, सी साइड पे हम हैं इससे महरूम है। हमारे यहाँ मनोड़ा है, हमारे यहाँ बाबा बेट है, जजीरे हैं, हमारे यहाँ कराची का साहिल है, हमारे यहाँ बलूचिस्तान के कितने साहिल हैं। अच्छा, मुबारक ग्रीनरी साहिल पे हमारे बिल्कुल भी पता नहीं क्या चक्कर है, नमक ज़्यादा है यहाँ पे क्या पता नहीं, कोई केमिकल तो नहीं है। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं खुद परेशान हूँ। मालदीव है, इंडिया है, केरला है, मालदीव्स में भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, मालदीव तो भाई आपकी खूबसूरत, वो कह तो रहे हैं कि मतलब आपने अगर कम खर्च पे आप एंजॉय करना है तो आप लक्षद्वीप पे आएँ। अच्छा। आपको मलाइशिया और मालदीव वगैरह पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ भी वो भी जज़ायर से है ना। हाँ, वो भी जज़ायर से, यानी कि आइलैंड्स, जजीरे। अच्छा, उर्दू में कहते हैं जजीरा, जिसके चारों तरफ जज़ायर्स नहीं होते, जिसके चारों तरफ। आपकी डिज़ायर थी कि आप जज़ायर्स बोले। हाँ सॉरी, बड़ा बकवास जोक था, आपने तो बिल्कुल एंजॉय नहीं किया होगा। समझ आएगा तो करूँगा ना। हाँ, अच्छी बात है ना आए, क्योंकि आपका मुझे नहीं आता। अच्छा, मैं कितनी इम्पोर्टेंट बात कह रही थी यार, फिर आप कहते हैं मैं नहीं काटे। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मालदीव्स में भी ये मतलब मिलने वाला था। मालदीव पे भी कुछ अर्सा मालदीव का हिस्सा रहा है ना, रहा है। हाँ। तो उसके बाद ये उनसे कट गया, फिर अलग रहा है, फिर इंडिया के साथ हुआ है, और इनके लोगों ने इंडिया के साथ इल्हाक किया, मिलना चाहते सरदार पटेल की कोशिश। ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आप अगर दुनिया में आपकी आबादी कम है और आप बहुत एक छोटी हैसियत रखते हैं, तो एक वक्त ऐसा होता है कि आपकी अहमियत कम हो जाती है दुनिया के। अगर आप एक बहुत बड़े कंट्री के हिस्सा बनते हैं तो आपको फिर वसाइल भी मिलते हैं, अल्लाह ना करे आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बाहर से देश हमला करता है
तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ताकत हो, तो कोई आपके ऊपर नज़र उठा के ना देखिए। अच्छा, तो ये है कि मौसम के हवाले से बात हो रही थी। एग्रीकल्चर तो हमारे यहाँ पे जितने सी साइड है वहाँ क्यों नहीं उगता सब्ज़ा, तो ये तो हमें कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग होंगे बताएंगे। मेरी समझ में तो नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे नमकीन पानी ज़मीन में होता है तो वहाँ नहीं होता, खेती बाड़ी नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है कि एक हमारे सब्सक्राइबर ने हमारी वीडियो देखी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि आपने कहा था कि यहाँ पर क्यों नहीं होती पत्ती, क्योंकि पत्ती हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, और हमारे एक मिनिस्टर ने कह दिया है कि चाय कंपनी है तो पत्ती खुद उगाएं, तो फिर भाई इंपोर्ट कर लो, पैसे ले लो हमसे। नहीं है ना, इंपोर्ट के असल में विदेशी मुद्रा चाय होता है। विदेशी मुद्रा एडवांस में ले लो, चाय नहीं छोड़ सकते। विदेशी मुद्रा खत्म हो गया, डॉलर कहना चाहते हैं हम। तो तुम्हें बोले ना, ये इंग्लिश की वजह बोले यार। अच्छा ना, तो बात हो रही थी कि मौसम, तो आपने बताया कि सब्सक्राइबर ने हमें बताया कि आबो हवा का बहुत बड़ा रोल होता है। वो बता रहे थे कि इंडिया में भी जो इलाके पाकिस्तान की साइड है, यहाँ का जो मौसम है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह है, पंजाब है, इन इलाकों में भी पत्ती नहीं उगती। पत्ती उगती है तो मलाइशिया की साइड पे, जो बांग्लादेश की साइड पे, जो नेपाल साइड, ये मनाली वगैरह साइड पे, उन इलाकों में, हमने वो केरला की वीडियो देखी थी, उन इलाकों में पत्ती उगती है। तो हर जगह का मौसम, आबो हवा उस चीज़ को उगने में मदद देती है। तो इंडिया में मैं ये समझता हूँ कि इंडिया इतना बड़ा है कि जहाँ पे बहुत सी तरह की चीज़ें उगती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा होने की वजह से बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे आबो हवा है। इस बात को मैं थोड़ा सा इससे भी शॉर्ट कर सकती हूँ, ये कह के कि जो आबो हवा जिस साइड के कंट्री पे पड़ रही है, या जिस साइड का जो कंट्री जिस खित्ते के साइड में पड़ता है, तो वहाँ पे जैसे नेपाल में पत्ती उग रही है, फॉर सपोज नहीं यकीनन, तो नेपाल की साइड पे जो इंडिया के इलाके पड़ते हैं वहाँ पे भी पत्ती उग चांसेस हैं, क्योंकि मौसम है। अब जो इलाके मालदीव्स की तरफ हैं या जो इलाके पाकिस्तान की तरफ हैं, तो फिर वही आबो हवा रहेगा और वही चीज़ें उगने के चांसेस ज़्यादा हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कई इलाके ऐसे हैं हमारे जो अफगानिस्तान के करीब है, तो वो हैं पाकिस्तान के इलाके, लेकिन वो सेम अफगानिस्तान की तरफ हैं, पहाड़ी इलाके। अच्छा, फिर जिस तरह के लोग होते हैं जिस एरिया में, उस तरह उनके चेहरों पे भी फ़र्क आता है, और एनवायरनमेंट वही क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, बहुत ही खूबसूरत द्वीप, मालदीव, बहुत ही लक्षद्वीप मालदीव। द्वीप के मायने, द्वीप के मायने जजीरा नहीं, द्वीप के मायने कुछ और है शायद। द्वीप के मायने तो वैसे तो चराग है। मालदीव कंट्री है, लक्षद्वीप यानी साहिल होगा मेरे ख्याल में, जजीरा मुझे। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।